नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं KR जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी करी है, एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर यानी पैरामेडिकल संवर्ग से संबंधित रखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, एक खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। एक वैकेंसी निकाली गई है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। आपने पहले अपने डिप्लोमा या किसी भी परीक्षा में जो आपने पहले अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं अंकों तथा आपके अनुभव के आधार पर आपने पैरामेडिकल जो संस्थाएं हैं, जिसमें सरकारी संस्थाएं या उनके समकक्ष जो भी संविदा वाली संस्थाएं हैं, उनमें जहां भी आपने कार्य किया है, उनके अनुभव के आधार पर आपके अंक लिए जाएंगे और उसी के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आपके सामने आई है और आपके इस खबर का पूरा निचोड़ निकालते हैं कि किस प्रकार की ये वैकेंसी है और किस प्रकार से हमें आवेदन करना है, क्या क्या सावधानियां हमें आवेदन करते समय रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है, जो नहीं करनी है, ताकि हमारा आवेदन निरस्त नहीं हो। आयु सीमा क्या रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, यानी किस स्तर की पढ़ाई हमारी हो चुकी है कि हम यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आवेदन करते समय और कौन सी सावधानियां रखनी है, पे मैट्रिक्स लेवल यानी वेतनमान क्या रहने वाला है, कौन सी ग्रेड वैकेंसी है, इन सभी प्रकार की सूचनाओं की हम डिटेल में यहाँ व्याख्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की सभी विज्ञप्तियों की सूचना और साथ ही आपको रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेज आपको यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वैकेंसी की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामेडिकल संवर्ग लैब टेक्नीशियन तथा रेडियोग्राफर भर्ती 2020। सबसे पहले इसमें बात की जाए दोस्तों कि पद कितने पदों के लिए ये वैकेंसी की जा रही है। तो दोस्तों, पदों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन की। किसकी बात करेंगे? लैब टेक्नीशियन के पदों की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के जो पद हैं वो 1119 कुल पद हैं। कितने पद हैं? 1119 को दो भागों में इसमें डिवाइड किया गया है। एक TSP एरिया है और एक नॉन TSP एरिया है। TSP एक अनुसूचित क्षेत्र और एक आपके जो सामान्य क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों, TSP एरिया की यदि बात की जाए तो 105 पद हैं। TSP एरिया में कितने पद हैं? 105 पद हैं। और यदि आपके साधारण जो TSP के अलावा जो एरिया बचता है उसकी यदि बात की जाए तो वहाँ पर कितने पदों की संख्या है? 1014 पद है। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने पद हो गए? 1119 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। दूसरी बात की जाए दोस्तों, दूसरी जो वैकेंसी आपके साथ में इसी में जो निकाली गई है वो रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। किसकी वैकेंसी है? रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। रेडियोग्राफर की वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों तो टोटल 1058 पद हैं। कितने पद हैं? 1058। इनकी बात करें तो ये भी उसी प्रकार दो भागों में विभाजित है। एक TSP एरिया के पद हैं और नॉन TSP एरिया के पद हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनकी डिटेल में। तो TSP एरिया के जो पद हैं वो इसमें 99 पदों की संख्या है और पदों की संख्या नॉन TSP एरिया में 959 यानी 959 पद नॉन TSP एरिया में निकाले गए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने, बहुत अच्छा मौका आपके सामने है। आपने अभी तक जो भी अपनी तैयारी से जो अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं अंकों के आधार पर आपको इसमें वरीयता सूची मिलेगी और उसी वरीयता सूची में आपको अनुभव के अंक भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई इनके पदों की। अब पदों की बात करने के बाद में सबसे पहले बात करते हैं इनकी आयु सीमा। किसकी बात करेंगे? आयु सीमा की बात करते हैं। हमारा दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों,
1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम, कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2021 को आवेदक की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 40 से अधिक आयु का वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों बात हुई कि कितने पद निकाले गए हैं, टीएसपी के कितने पद हैं, नॉन टीएसपी के कितने पद हैं, वो भी आपके सामने आ गया है। दूसरी हमने बात कर ली है आयु सीमा की। अब तीसरी हम बात करने वाले हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, यानी कि इसमें आपकी जो शैक्षणिक स्तर है वो क्या होना चाहिए कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही वैकेंसियों की यदि बात की जाए तो दोनों ही वैकेंसियों में जो विद्यार्थी है उसने 10+2 यानी कि 10+2 12वीं कक्षा जो है वो साइंस के साथ में उसने पास करी हो, ऐसा उसके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस में, चाहे तो उसके पास में बायोलॉजी रही हो, चाहे उसके पास में मैथमेटिक्स रहा हो, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट रहा हो वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, चाहे साइंस में तो चाहे साइंस बायो से हो, वो इन दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ कि उस विद्यार्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल एसोसिएशन में पंजीकृत होना बहुत आवश्यक है। राजस्थान पैरा मेडिकल एसोसिएशन जो है उसमें उस विद्यार्थी का पंजीकृत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि वह विद्यार्थी उसमें पंजीकृत नहीं होगा तो वह विद्यार्थी उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, शैक्षणिक योग्यता के लिए 12th पास होना चाहिए और 12th जो होनी चाहिए वो या तो साइंस से होनी चाहिए, साइंस में उसके पास चाहे बायो रही हो चाहे उसके पास मैथमेटिक्स रही हो, वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यदि 12th साइंस से नहीं है तो उसके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा, या तो साइंस से उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी है, रेडियोग्राफर के लिए उसके पास में रेडियोग्राफर का डिप्लोमा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के लिए हमने देखा कि वह 10+2 जो है वो साइंस बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के साथ पास होना चाहिए, या फिर यदि 12th साइंस के साथ में नहीं है तो लैब टेक्नीशियन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या यूनिवर्सिटी से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। और रेडियोग्राफर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या यूनिवर्सिटी से रेडियोग्राफर का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। यह शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है शैक्षणिक योग्यता की? कि वह राजस्थान मेडिकल काउंसिल में, पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। अब समस्या ये आ जाती है सर यदि कोई विद्यार्थी इसमें पंजीकृत नहीं है, तो दोस्तों पंजीकृत यदि नहीं है तो अंतिम तिथि तक, या तो वो अंतिम तिथि तक पंजीकृत यानी पंजीकृत संख्या उसके पास होनी चाहिए, या फिर यदि पंजीकृत संख्या नहीं है तो वो अंतिम तिथि तक वो इसका आवेदन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में कर सकता है। यदि उसने आवेदन भी पैरा मेडिकल काउंसिल में कर दिया है तो उसका प्रमाण पत्र यदि उसके पास में होगा, आवेदन करने का प्रमाण पत्र यदि होगा, कब? जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन जब भी होगा तो उसके पास में वो प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। और दस्तावेज सत्यापन वरीयता सूची के बाद में होता है। तो दोस्तों पद की हमने बात करी, कितने पद हैं, आयु सीमा की हमने बात करी है, उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करी है। तीसरी बात आप जानते हैं भारत का निवासी होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान का प्रजनन हो सकता है वो। उसके अलावा दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं परीक्षा शुल्क। किसकी बात करने वाले हैं? परीक्षा शुल्क की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों परीक्षा शुल्क की यदि बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, जो किसके क्रीमिलेयर श्रेणी के जो हैं उनके लिए 450 रुपये
रखे गए हैं परीक्षा शुल्क। और यदि बात की जाए एसटी एससी अन्य पिछड़ा वर्गों की, इनकी बात की जाए तो इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हो गए, विधवा हो गई, बाकी जितना भी और कैटेगरी बचता है जो जनरल और ओबीसी के अलावा, उनके लिए कितनी है 250 रुपये यानी 250 रुपये। और यदि यही क्रिमिलेयर के लिए है जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी यदि नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी में आते हैं, किस में आते हैं नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी में, तो नॉन क्रिमिलेयर के लिए कितना है 350 रुपये यानी 350 रुपये निर्धारित फीस रखी गई है। उसके अलावा यदि बात करें वह व्यक्ति जिसके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, आय उसके परिवार की जो वार्षिक आय है यदि 2.5 लाख से कम है तो उस व्यक्ति की जो परीक्षा शुल्क है वो भी कितना निर्धारित किया गया है 250 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी 250 रुपये निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों ये तो बात थी परीक्षा शुल्क की। अब सबसे बड़ी बात आती है आवेदन के लिए जो तिथि है आवेदन तिथि। तो आवेदन तिथि की यदि दोस्तों बात की जाए तो आवेदन तिथि और परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो 18/6/2020 से यानी 18 जून से प्रारंभ होती है और उसकी जो अंतिम दिनांक है वो 2 जुलाई 2020 अंतिम तिथि है। इससे पहले आप आवेदन करें, ये प्रारंभिक तिथि है। तो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के जो अलग अलग पदों की संख्या निकाली गई है 1119 लैब टेक्नीशियन और 1058 जो आपके रेडियोग्राफर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आवेदन की प्रारंभिक दिनांक 18 जून 2020 तथा अंतिम दिनांक 2 जुलाई 2020 रखी गई है। यानी लगभग 15 दिन का समय आपके पास है। तो विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अंतिम दिनांक का इंतज़ार ना करें और उससे पहले वो यहाँ आवेदन करें, कहीं देर ना हो जाए। आपने सुना होगा कहीं देर ना हो जाए, तो वो देर आप लोगों को नहीं करनी है क्योंकि समय आपका है, आपका अपना समय है और आपका अपना भविष्य है। तो अपने भविष्य के प्रति सजग रहें और अंतिम तारीख का इंतज़ार किए बिना शुरू में सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करें और दोस्तों उसी के पीछे आप मेहनत करें। चलो दोस्तों बात करते हैं, ये हुई आवेदन तिथि की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है या जो वेतनमान हमें मिलने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों वेतनमान की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वैकेंसी है और पे ग्रेड मैट्रिक्स लेवल 8 जिसका रहने वाला है उसके अनुसार 4th ग्रेड श्रेणी के जो कर्मचारी है उनके अनुसार उन्हें वेतन मिलने वाला है। तो ये बात हुई वेतन की। अब बात की जाए कि जो वरीयता सूची बनेगी यानी कि जो मेरिट लिस्ट यहाँ बनने वाली है वो किस प्रकार बनेगी। तो दोस्तों आपके डिग्री डिप्लोमा के जो नंबर हैं वहाँ से उनमें से 70% नंबर लिए जाएंगे। कितने नंबर लिए जाएंगे 70% नंबर लिए जाएंगे और 30 अंक अनुभव के प्राप्त होंगे। किसके 30 अंक अनुभव के। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जहाँ भी आपने जैसे परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी कोई योजना है या फिर एड्स नियंत्रण की कोई योजना है, कोई रोग के नियंत्रण की योजना है या फिर राजकीय किसी भी प्रकार की कोई योजना है जहां आपने काम किया है तो उसके अनुसार से आपको ये अधिकतम 30 अंक अनुभव के प्राप्त होंगे। कितने अंक 30 अंक। इन 30 अंकों में यदि आपके पास में अनुभव 1 वर्ष का है तो आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। आपके पास में 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे और आपके पास में यदि 3 वर्ष का अनुभव है तो 3 वर्ष के अनुभव के लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अब किसी के दिमाग में सवाल आए सर मेरे पास तो 5 वर्षों का अनुभव है तो क्या 50 अंक मिलेंगे। नहीं दोस्तों, 70% अंक आपके जो भी डिग्री या डिप्लोमा आपने लिया है वहाँ से आपने जो प्राप्तांक किए थे वहाँ से लिए जाएंगे और 30 अंक आपके ये अधिकतम है। 30 अंक अनुभव के हैं, अधिकतम 30 अंक है। 30 अंकों से अधिक प्राप्त
नहीं हो सकते। और एक वर्ष का मतलब दोस्तों 365 दिन है जो आपके पास होना ही चाहिए। यदि इससे कम है, 360 दिन भी आपने किया है तो आपको ये अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी राजकीय कर्मचारी जहां आपने काम किया है, या प्रधानाचार्य कोई भी राजकीय मेडिकल कॉलेज है, या दंत चिकित्सालय है, औषधि चिकित्सालय है, वहां से आपके पास में यदि प्रमाण पत्र है तो वहां से आपको यहाँ अनुभव, आपको जो प्रमाण पत्र होगा उस अनुभव के आधार पर आपको यहाँ अंक दिए जाएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आवेदन करते समय हमें ध्यान रखनी है कि आवेदन हमने किया, शुल्क जमा कराया, लेकिन जो स्टेटस दिखाई देता है फॉर्म पे, यदि फॉर्म पे आवेदन शुल्क का स्टेटस ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, वो फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी जगह आपको जो ई मित्र से जाके यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ई मित्र से वहां आपके पास में, चाहे खुद अप्लाई करें चाहे ई मित्र से अप्लाई करें, आपके पास में SSO ID होना जरूरी है। आपके पास में कौन सी ID? सिंगल साइन ID आपके पास में होना जरूरी है। SSO ID और उसके पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन करके आप वहां से रिक्रूटमेंट पे जाके और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि ट्रांजैक्शन फेल आपके बताता है तो वहीं हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ई मित्र के लिए, उस पे जाकर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हेल्प मांग सकते हैं, अपनी समस्या है वो बता सकते हैं। उसके अलावा आवेदन में और कौन सी सावधानियां रखनी है? आवेदन में सावधानियां, सबसे पहले जो फोटो और सिग्नेचर है उसके बारे में जानना जरूरी है कि जो सिग्नेचर है वो 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक बॉक्स होना चाहिए, व्हाइट बॉक्स यानी व्हाइट पेज होना चाहिए, जिसमें काले व नीले पेन से, काले या नीले पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं 5x2 के एक बॉक्स में। और जिस कागज पे आप साइन कर रहे हैं उसमें कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट A4 साइज का एक पेपर होना चाहिए जिस पे आपको साइन करना है, और 5x2 का आपको एक बॉक्स जिसमें आपको साइन करना है, जिसकी साइज अपलोड करते समय 50 KB से 100 KB के बीच रहनी चाहिए। उसी के अलावा आपके पास में जो फोटो अपलोड करते हैं वो फोटो आपकी नवीनतम फोटो होनी चाहिए, किसी फोन से खींची हुई यानी टेलीफोन से लिया गया फोटो नहीं होना चाहिए। आप फोटोग्राफर से बनाया हुआ फोटो होना चाहिए आपके पास में, और A4 साइज की जो फोटोग्राफ है आपके पास में, आप बोलते हैं P4, वो आपके पास में पासपोर्ट साइज PP साइज का फोटो होना चाहिए, जिसपे कोई भी दिनांक और कोई भी नाम अंकित नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फोटो इस प्रकार की होनी चाहिए, यदि आप चश्मा लगाते हैं तो बिना चश्मे के फोटो खिंचवाएं, या फिर चश्मे से फोटो खिंचवाते हैं तो ध्यान रखें कि आपका जो चश्मा है, जो नज़र का चश्मा लगाया जाता है, उस पे सामने से किसी भी प्रकार की लाइट का फ्लैश नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप बिना चश्मे के फोटो खिंचवाएं। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कैप यानी कि टोपी आपके सिर पे नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म पूरा भरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद, परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो भी फोटो हो उसका जो बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड यानी पीछे का जो दृश्य रहता है, वो दृश्य आपकी फोटो के पीछे या तो हल्के नीले रंग का या फिर बिल्कुल सफ़ेद बैकग्राउंड यानी वाइट बैकग्राउंड का आपके पास में फोटो होना चाहिए। जैसे कि ये वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, मेरी फोटो है, मेरे फोटो के पीछे वाइट बैकग्राउंड, और फोटो कम से कम फोटो में 50% जगह आपका चेहरा होना चाहिए, कि 50% जगह, आधी जगह में तो आपका चेहरा ही होना चाहिए। और साफ साफ ध्यान रहे कि आपका चेहरा यानी कि नाक, आंख, मुंह और ठोड़ी, ये चारों चीजें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। किसी भी प्रकार से ये बाल से या रुमाल से या फिर मास्क लगा के इस प्रकार की फोटो आपको नहीं खिंचानी है कि बाल बड़े हैं, बाल सामने आ गए, आपकी आंखें दिखाई नहीं दे रही। एक आंख भी यदि दिखाई नहीं दे रही तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बिना अंतिम दिनांक का इंतजार किए आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करें और वरीयता सूची का इंतजार करें। साथ ही सभी प्रकार के प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपके पास में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना
चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें इंडिविजुअली 8233233717 इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो आपके सामने उठेगा उस प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो विद्यार्थी नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने प्रत्येक वैकेंसी जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, प्रत्येक वैकेंसी की डिटेल यूं ही आपके सामने समय रहते लेके आएंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम वाली जो वैकेंसीज होती है कि जिसमें एग्ज़ाम लगते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, उनकी भी डिटेल आपके सामने लेके आएंगे। उन्हें किस तरीके से हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, सिलेक्शन किस हिसाब से हमारा सिलेक्शन इजी हो सकता है, वो सारी स्ट्रेटेजी प्लान आपके सामने हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।